नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हैं जयपुर बुक ट्यूबर। और यहां आपको मिलती है बुक्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, समरीज और उनके स्टोरी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। और अब वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक आवश्यक सूचना मेरे प्यारे श्रोतागणों के लिए। तो प्रिय समस्त श्रोताओं, कृपया बिना कारणवश अपने अपने निवास स्थलों से बाहर ना निकलें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। और यदि आपको कोई अत्यंत भयंकर व जटिल कार्य है जिसकी वजह से आपको बाहर निकलना है, तो ही बाहर जाने के बारे में सोचें और सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। धन्यवाद। तो आइए अब हम चलते हैं चैप्टर 7 के एक्सप्लेनेशन की तरफ। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह से रॉजर्स डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को अपने साथ डाइनिंग हॉल में लेके आता है और उन्हें टेबल पर रखी मूर्तियों दिखा के उनके बारे में सारी चीज़ें बताता है कि किस तरह से वो कम हो रही हैं, कैसे पहले 10 थी अब 8 हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अपन को दूसरी तरफ दिखाया जाता है वेरा और मिसेस एम्बली ब्रेंट को, जो खाना खाने के बाद बाहर बोट को देखने के लिए जाने का डिसाइड करती हैं। वो बाहर जाती हैं और उन्हें बाहर मौसम दिखता है बड़ा साफ, पक्षी दिखते हैं बड़े प्यारे, और स्टिकलेवन की चोटी दिखती है, वो भी बहुत दूर से। लेकिन एक चीज़ उनको नहीं दिखती दूर दूर तक कहीं, वो थी बोट। बोट दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वेरा अपने मन ही मन में अपने डर को काबू करने के लिए एक जंग सी लड़ रही थी, जैसे मानो। मिसिस एम्बली ब्रेंट थोड़े हताश मन से कहती हैं, वो बोट वाला जो कल हमें यहाँ लेने आया था, वो दिखने में तो मुझे बड़ा डिपेंडेबल लग रहा था। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि वो अभी तक नहीं आया, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। इस पर वेरा कहती है, चाहे जो भी हो, मैं तो बस यहाँ से जल्दी निकलना चाहती हूँ और कुछ नहीं। मिसिस एम्बली ब्रेंट ये बात सुनकर थोड़ा टेढ़ा सा मुँह बना के कहती हैं, हाँ तो ये तो जाहिर सी बात है ना, हम सब भी तो यही चाहते हैं कि यहाँ से जल्दी चले जाएँ वापस। वेरा मिसेस एम्बली ब्रेंट का ऐसा रिएक्शन देखकर इस बात को यहीं ख़त्म करना ज़्यादा अच्छा समझती है और मुद्दा चेंज करते हुए कहती है, क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है वो सब सच है जो आज आप डाइनिंग टेबल पे कह रही थी? मेरा मतलब, जो कुछ भी आप बोल रही थी मिस्टर एंड मिसेस रॉजर्स के बारे में, क्या आपको लगता है कि उन्होंने अपनी पुरानी मालकिन का कत्ल किया होगा? मिसेस एम्बली ब्रेंट जवाब में कहती है, अगर तुम मेरी व्यक्तिगत राय जानना चाहती हो तो हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और लगे भी क्यों ना, सारी चीज़ें इसी ओर इशारा कर रही है। जैसे एथिल का बेहोश हो जाना, रॉजर्स के हाथ से ट्रे का गिर जाना, और उस आवाज़ के बाद से बदले उन दोनों का चाल चलन भी तो देखने लायक ही था। और एथिल का यूँ मर जाना, वो भी इस तरह से बिना किसी कारण के, ये सब मुझे तो उसी बात की ओर इशारा करते नज़र आ रहे हैं कि ज़रूर से उन्होंने अपनी पुरानी मालकिन की हत्या करी होगी। वेरा उनकी ये बात सुनकर अपने विचार भी उनके सामने रखने लगती है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकती इस मामले में, लेकिन एथिल हमेशा कुछ डरी सी रहा करती थी सभी चीज़ों से। शायद अपनी परछाई से भी डरती होगी वो तो हो सकता है कि शायद आपकी बात सही हो। फिर मिसेस एम्बली ब्रेंट उसे कुछ ज्ञान झाड़ते हुए कहने लगती है, यकीन मानो तुम्हारे पाप तुम्हें खोज ही लेते हैं। ये बात मुझे बचपन से ही याद है, ये हमारे स्कूल में थी। अब वेरा की दिलचस्पी धीरे धीरे मिसेस एम्बली ब्रेंट की बातों में बढ़ने लगती है। बाकी सबका क्या मिसेस ब्रेंट? क्या आपको लगता है कि उन पर लगे आरोप भी सच हैं? क्या बाकी लोग भी गुनहगार हैं? मिसेस एम्बली ब्रेंट कहती है, हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि जैसे अगर देखा जाए तो लॉम्बार्ड तो पहले ही अपना गुनाह कबूल कर चुका है कि वो उन कबीले वालों की मौत का जिम्मेदार है। लेकिन वो ऐसा कर कैसे सकता है? आखिर वो भी तो इंसान ही थे, उन्हें भी जीने का हक था जितना हमें है। स्टॉप टाइम प्लीज़। मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगा। देखो, मतलब इंसान हो तो दूसरे का भला करना सोचो, जानवर ही होता है जो सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचता रहता है। तो कोई अच्छा इंसान नाम मिले आपको, ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में, पर आप अच्छे बनो, हो सकता है कि आपसे मिल के किसी और की खोज पूरी हो जाए। सो नाउ बैक टू द स्टोरी। और जहाँ तक बात है वॉरग्रेव की, तो मेरा मानना तो यही है कि वो बस अपना काम कर रहा था, और काम में अगर गलती हुई भी हो तो गलती किससे नहीं होती। बाकी लोगों के बारे में तो मेरी यही राय है कि शायद उन पर लगे इल्ज़ाम भी झूठे और बेबुनियाद ही हैं, जैसे कि जो इल्ज़ाम मुझ पर लगा है वो भी। वेरा बड़ी उत्सुकता से पूछती है, क्या आप अब उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी मुझे? आखिरकार फाइनली मिसेस एम्बली ब्रेंट उसे बात बताने के लिए राज़ी हो जाती है। वो कहती है, मैं चाहती तो रात को सब कह सकती थी, लेकिन ना वो लोग ठीक थे, ना वो मौका ठीक था बात करने के लिए। वेरा और भी उत्सुकता से उससे पूछने लगती है, आप कहना क्या चाहती हैं? एम्बली कहती है, मैं उसे जानती थी, बेट्रिस टेलर को, काम करती थी वो मेरे साथ। मुझे तो वो बहुत सीधी सादी और शरीफ सी लड़की लगा करती थी, लेकिन मेरा ये भ्रम बहुत देर से टूटा, जिसका हर्जाना मुझे भुगतना पड़ा। पहली नज़र में तो वो बहुत सभ्य और मैनरफुल लगती थी। बाद में मुझे पता चला कि उससे बड़ा चालबाज और दोगला इंसान कोई नहीं है।
वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी जैसा वो बनने का ढोंग किया करती थी, एकदम झूठी और बनावटी थी वो। फिर एक दिन उसका वो कड़वा सच मेरे सामने आ गया जो मैं नहीं सुनना चाहती थी। उसने कुछ ऐसा करा था जो उसे नहीं करना चाहिए था, और इस हरकत को देखकर मैंने फैसला ले लिया था कि अब वो मेरे साथ नहीं रह सकती है। उसके घर वाले भी उसका कोई साथ नहीं दे रहे थे और उसके लिए कोई दया का भाव नहीं दिखा रहे थे। वेरा बड़ी जिज्ञासा से पूछती है, आगे आगे क्या हुआ मिसेस ब्रेंट? होना क्या था, वो अपनी गलती की गंभीरता को पहचान चुकी थी। उसको कोई भी अपनाने के लिए राजी ना था, और इसी कश्मकश में उसने एक और भयानक गलती कर दी, पहले से भी ज़्यादा गंभीर। उसने अपनी जान ले ली। वेरा चौंकते हुए बोली धीरे से, क्या क्या उसने खुद को ख़त्म कर लिया? मिसेस एमली ब्रेंट हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसने नदी में कूद के अपनी जान दे दी। वेरा उनसे पूछती है, क्या आपको कभी बुरा नहीं लगा उसके मर जाने पर? क्या आपको ऐसा नहीं लगा कभी भी कि आपके इस सख्त रवैये ने तो कहीं उसकी जान नहीं ले ली? अब मिसेस एमली ब्रेंट की आंखों में वेरा को अहंकार और अपनी गलती को सही ठहराने की जो चेष्टा मनुष्य में होती है वो उसे नजर आने लगी थी। अब कहानी में वापसी होती है डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की, जो डाइनिंग हॉल से अभी अभी वापस छत पर आए थे और वहाँ बैठे वॉरग्रेव से उस बारे में सलाह मशवरा करना चाहते थे जो अभी रॉजर्स से उन्हें पता चला है। लेकिन वो मन ही मन कुछ हेजिटेट कर रहे थे उनसे बात करने में। आखिरकार वो लॉम्बोर्ड से बात करने का फैसला लेते हैं और उसे अपने पास बुला के अकेले में बात करने के लिए ये कह के नीचे ले जाते हैं कि मुझे तुमसे कुछ सलाह मशवरा करना है। नीचे जाके डॉक्टर पूछते हैं लॉम्बोर्ड से कि अभी की करंट सिचुएशन को लेके तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और एथिल रॉजर्स की मौत पर मिस्टर ब्लोर की थ्योरी से क्या तुम सहमत हो? लॉम्बोर्ड बहुत सोच विचार करके जवाब देता है, देखो अभी जो हमारे यहाँ हालात है वो तो तुम भी अच्छे से जानते हो, और जहाँ तक बात रही मिस्टर ब्लोर की थ्योरी की, तो ऐसा हो सकता है कि वो सही हो। मिस्टर एंड मिसेस रॉजर्स ने ही मारा हो उनकी पुरानी मालकिन को, और वो ऐसा करके वहाँ से चुपचाप बच निकले हो। वो तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा, कैसे मारा होगा दोनों ने उनको? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं, मैंने आज सुबह ही मिस ब्रेडी के बारे में पूछा था रॉजर्स से। उसने कहा कि उन्हें कोई हार्ट डिजीज़ थी, तो हो सकता है उन्होंने मिस ब्रेडी को टाइम पे दवा ना लेने दी हो, या उन्होंने उसे दवाई दी ही ना हो जिससे उन्हें हार्ट अटैक आया और वो मर गई। ऐसा करने से किसी का शक उन पर नहीं जाता, किसी को भी कोई सबूत नहीं मिलता उनके खिलाफ। मानना पड़ेगा, प्लानिंग तो बहुत खूब की थी इनकी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। प्लानिंग तो एकदम उम्दा थी, बिल्कुल जस्टिस वॉरग्रेव की तरह। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग लंबोर्ड से पूछता है, क्या तुम्हें भी मेरी तरह वॉरग्रेव की कहानी पर यकीन नहीं है? लंबोर्ड एक चटक भरी आवाज़ में कहता है, नहीं, मुझे ज़रा भी ये भरोसा नहीं है वॉरग्रेव की बात पे। वो ज़रूर से एडवर्ड को पहले से जानता होगा, और उन्होंने उससे अपनी कोई पुरानी दुश्मनी निकाली होगी उस केस के ज़रिए। वैसे भी भरी सभा में काले लिबास में जज की कुर्सी पर बैठकर मौत का फरमान जारी करने वाले पर कौन ही शक करेगा। ये एक बिल्कुल परफेक्ट जगह थी किसी का कत्ल करने के लिए। अब डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के दिमाग में आती है वही छवि ऑपरेशन थिएटर की। वो सोचता है वो भी तो एक परफेक्ट जगह थी किसी का कत्ल करने के लिए, किसी को कानों कान भनकनी पड़ी और मेरे जुर्म पर पर्दा गिर गया। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग अब उससे एक सीधे सवाल पूछते हैं, तो तुम क्या मानते हो, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? लंबोर्ड एक शैतानी मुस्कान देकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है हमें यहाँ किस लिए इकट्ठा करा गया है? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग इस सवाल का जवाब खुद के मुंह से देने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने फ़ौरन बात पलट देना ज़्यादा मुनासिब समझा। अरे ये सब जाने दो, मुझे ये बताओ, उस मिस ब्रेडी का किस्सा तो समझ आ गया, लेकिन ये मिसेस रॉजर्स कैसे मरी फिर? क्योंकि उनकी मौत को लेके हमारे पास अभी भी दो थ्योरीज़ हैं। एक तो हो सकता है कि उसे रॉजर्स ने मारा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद ही खाने के बाद रात को सोने से पहले कुछ ऐसा खा के सो गई हों जिससे कि उनकी मौत हो गई, जस्ट लाइक अ सुसाइड। तुम क्या कह सकते हो इस बारे में? लमोट बोलता है, मेरी बात मानो तो ये सब बहुत अजीब है। 12 घंटे में यहाँ 2 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से एक तो ऐसे आदमी की जिसकी गाड़ी से काफ़ी समय पहले 2 बच्चे कुचले गए थे, और उसकी गलती का एहसास उसे आज यहाँ आके हुआ और उसने अपनी जान दे दी, वो भी पोटेशियम साइनाइड से। मुझे नहीं लगता था कि पोटेशियम साइनाइड ऐसी कोई जेब में लेके घूमने वाली चीज़ है, और उस आवाज़ से मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ फ़र्क पड़ा था, उसे देख के ऐसा लग तो नहीं रहा था। तो फिर एंथनी सुसाइड भला करेगा ही क्यों? मेरी मानो तो ये एक मर्डर है, कोई सुसाइड नहीं है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं, सही कहा तुमने बिल्कुल, पोटेशियम साइनाइड जेब में लेके घूमने की चीज़ नहीं है किसी के भी। मैं तो सोच रहा था कि हो सकता है वो मरने की प्लानिंग कर रहा हो, और फिर उसे यहाँ का न्योता आ गया हो तो उसने सोचा कि क्यों ना यहीं आके मरा जाए। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी बात में ज़्यादा वज़न है। मैं तुमसे सहमत हूँ पूरी तरह से।
लेकिन अब भी हमारा सवाल वही है कि आखिर मिसेस रॉजर्स मरी तो मरी कैसे। लॉम्बार्ड कहता है, अगर तुम ये मान लो कि एंथनी ने सुसाइड करा है, तो मैं ये नहीं मान सकता कि मिसेस रॉजर्स की मौत भी सुसाइड से हुई है। और अगर तुम मिसेस रॉजर्स की सुसाइड करने की बात को मान सकते हो, तो ये बात बचाना थोड़ा मुश्किल है कि एंथनी ने सुसाइड करा हो। और अगर एक बार के लिए हम इन दोनों बातों को साइड में रख दें और ये देखा जाए कि रॉजर्स अपनी वाइफ को मारने की गलती कर देता है एंथनी के घर में मौत होने के बाद भी, तो ये बड़ी बेवकूफ़ी भरी सी बात लगती है, क्योंकि एंथनी की मौत के बाद घर में बहुत सतर्क हो गए थे सब लोग, तो वो ऐसा खतरा क्यों मोल लेगा। मेरे पास भी कोई थ्योरी नहीं है जो इन दोनों मौतों के बारे में कुछ खुलासा कर सके। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग अब कुछ आगे बढ़ के कहता है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ इस थ्योरी बनाने में। और वो पूरी बात लॉम्बार्ड को बता देता है जो भी रॉजर्स ने उसे बताई थी। लॉम्बार्ड उसकी बात सुन के चकरा जाता है, क्या क्या कह रहे हो तुम? मुझे अच्छे से याद है वो रात को तो 10 ही मूर्तियाँ थी, तो फिर वो 8 कैसे हो गई? कहाँ गई बाकी की 2 मूर्तियाँ? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग बड़े ही सस्पेंसफुल वे में वो पोयम दोहराते हैं जो सभी के कमरों में दीवार पर टंगी हुई थी। 10 little soldier boys went out to dine. One went and choked himself, and then there were 9. 9 little soldier boys sat up very late. One overslept himself, and then there were 8. अब दोनों एक दूसरे को बड़े ही आश्चर्य के भाव से देखते हैं और लॉम्बार्ड कहता है, ये कोइंसिडेंस तो नहीं लगता मुझे। कोई भी कोइंसिडेंस होने के लिए इस बात में बहुत ज़्यादा सच्चाई है, इतना सच नहीं होता। एंथनी और मिसेस रॉजर्स दोनों हूबहू उन्हीं 10 लिटिल सोल्जर बॉयज़ में से 2 की तरह मरे हैं, जैसा कि उस पोयम में बताया गया है। यहाँ ज़रूर तो कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसे हम अब तक नहीं जानते हैं, अब तक नहीं मिले हैं जिससे हम। द अननोन सोल्जर एक्स, मिस्टर ओवन, मिस्टर ल्यूवेन ओवन, कुछ भी नाम दे दो फिर चाहे तुम उसे। ज़रूर से रॉजर्स ने हमसे झूठ कहा है कि यहाँ कोई और नहीं है इस आइलैंड पे हमारे अलावा। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ रॉजर्स की साइड लेते हुए कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लगता है शायद उसे खुद ही नहीं पता होगा यहाँ की कोई और भी है हमारे अलावा। तुमने देखा नहीं था उसका चेहरा कितना डरा हुआ लग रहा था, उसके खुद के हाव भाव उड़े हुए हैं जब से उसकी बीवी का कत्ल हुआ है। शायद कत्ल कहना ठीक रहेगा ना? लॉम्बार्ड कहता है, हाँ शायद तुम सही हो, लेकिन आज पोर्ट का यहाँ नहीं आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो जो भी है उसने हमें यहाँ रोके रखने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है पहले से ही। वो हमें कहीं नहीं जाने देने वाला तब तक जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। इतना सुनते ही डॉक्टर की हवाइयाँ उड़ गई। उसने पूछा, तो अब तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? ये आदमी तो मुझे अब हद से ज़्यादा खतरनाक लगने लगा है, डरावना भी। लॉम्बार्ड उसे सहानुभूति देते हुए कहता है, डरावना? डर क्या होता है ये तो मैं उसे बताऊंगा जब वो मेरी पकड़ में होगा। और शायद वो हमें अंडरस्टिमेट कर रहा है। अगर वो यहाँ है तो हमें इस आइलैंड पर उसके होने का पता लगाना चाहिए, और मदद के लिए हम मिस्टर ब्लोर को भी साथ में मिला लेंगे। बोलो कैसा रहेगा? डॉक्टर कहता है, मेरी तरफ से बहुत बड़ी हाँ है। हम 3 ही काफ़ी हैं इस मामले को संभालने के लिए। जनरल और वॉरग्रेव को यहीं रहने देते हैं, उनके साथ होने से हमारा काम धीमा पड़ सकता है, और लेडीज़ का यहाँ रहना उनकी सेफ्टी के लिए ठीक रहेगा। बस 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 बस, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है बिना हमारे सवालों के जवाब दिए कि क्या कुछ मिलेगा मिस्टर ओवन से रिलेटेड या फिर उस मिस्टर एक्स से रिलेटेड इस पूरे आइलैंड पे उन तीनों को। क्या मिस्टर ब्लोर उनके साथ जाने के लिए राज़ी होंगे? क्या मिसेस एमिली ब्रेंड ने वेरा को पूरा सच बता दिया है या ये कोई नई कहानी है उनकी? फ्रेड के आज नाव लेके यहाँ नहीं आने में किसका हाथ है? कौन है जो नहीं चाहता कि ये लोग यहाँ से वापस जाएं? पोयम की बाकी लाइंस भी कोई सी भविष्यवाणी की तरह साबित होंगी या फिर ये बस एक कोइंसिडेंस ही था? इसी तरह के ढेरों सवाल का जवाब पाने के लिए जुड़े रहिए आप सब मेरे साथ, बिकॉज मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। अब आपसे मुलाकात होगी 31 मई मंडे को, यानी परसों। और मैंने आपकी सहूलियत के लिए इस बुक के पहले के चैप्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इंस्टाग्राम का भी, अगर इन केस आपको मुझे कोई बुक सजेस्ट करनी हो तो। वैसे वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं अगर आप चाहे तो। अब मैं मिलूंगा आपसे चैप्टर 8 के वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।